अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस करेंगे आपकी सीवीएस का एक तरह से लास्ट क्लास होगी, जिसमें आपके जितने भी रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी जल्दी से कवर हो जाएं। तो पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से कार्डिक ट्यूमर्स। ठीक है, यानी कि जो आपके एक तरह से कार्डिक ट्यूमर्स होते हैं, इनमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स हैं और इसमें आपके जो है वो पेशेंट आपके पास कौन सी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास आएगा और इसमें आपने जो उसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो और इसके अलावा जो आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आएंगे वो किस तरह के आएंगे। तो जो पहला आपका जो कार्डिक ट्यूमर्स होते हैं, इसमें आपने ये कहना है कि जो आपके मोस्ट ऑफ द कार्डिक ट्यूमर्स, यानी कि आपके जितने भी कार्डिक ट्यूमर्स होते हैं ना, वो आपके एक तरह से मेटास्टेसिस होते हैं, यानी कि वो एक तरह से मेटास्टाइज करके आपके एक तरह से जो है वो आपके हार्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि जितने भी आपके कार्डिक ट्यूमर्स होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी से क्या मुराद है कि यानी कि वो मेटास्टाइज करके आपके जो हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं वहां पे आते हैं और वहां पे मतलब कि डिफरेंट जो एक तरह से डिफरेंट जो कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो डेवलप करते हैं। और इसमें जो मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर है, ठीक है, वो जो मेटास्टाइज करके आपके एक तरह से हार्ट के अंदर आता है वो होता है आपका मेलानोमा। ठीक है, आपका मेलानोमा क्या होता है, ये आपकी स्किन का एक तरह से मलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि जो आपका मेलानोमा होता है ये क्या होता है कि जो आपकी एक तरह से स्किन होती है, ठीक है, यानी कि आपको पता है कि हमारी स्किन के अंदर सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं आपकी मिलेनोसाइट्स। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं आपके से मिलेनोसाइट्स। अगर इन मिलेनोसाइट्स का क्या हो जाए, इन मिलेनोसाइट्स का आपका एक तरह से आपको कैंसर हो जाए, ठीक है, यानी कि इन मिलेनोसाइट से एक मलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए, ठीक है, इसको बिनाइन नहीं कहेंगे, ये आपका मलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक तरह से मेलानोमा कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेलानोमा क्या है, आपने कहना है कि हमारी स्किन के अंदर क्या होते हैं कि हमारे मिलेनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अगर ये मिलेनोसाइट्स का मलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो उसको हम कहते हैं मेलानोमा। अब ये जो आपका मेलानोमा होता है ये मेटास्टाइज करके आपके हार्ट के अंदर जाता है और आपके हार्ट की जो डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं उनको क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक है, तो ये आपने जो है वो इसके इंट्रोडक्शन में कहना है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर इसके अंदर आता है आपके कार्डिक ट्यूमर्स के अंदर वो होता है आपके मैक्सोमा। क्या आपका एक मैक्सोमा क्या होता है, आपने कहना जो आपका मैक्सोमा होता है ये आपका मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर होता है इन अडल्ट। सबसे पहली जो लाइन है ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका मैक्सोमा होता है ये आपकी हार्ट के अंदर एक प्राइमरी ट्यूमर है, यानी कि ये आपके हार्ट के अंदर ही जो आपके हार्ट के डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, उनका एक तरह से मलिग्नेंट ट्यूमर होगा। ठीक है, उनका क्या होगा, एक मतलब क्या उसका एक मलिग्नेंट ट्यूमर होगा जो कि मोस्ट कॉमन आपके अडल्ट के अंदर होता है। ठीक है, जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर होता है, यानी कि आपने कहना है जो मैक्सोमा होता है ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर होता है इन किसके अंदर, आपके अडल्ट के अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर आपने कहना है कि जो 90% आपके मैक्सोमा होते हैं ये एट्रिया के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो 90% आपके मैक्सोमा होते हैं, ठीक है, ये आपके एक तरह से एट्रिया के अंदर डिवेल्प होते हैं। अब मोस्ट कॉमन कौन सा एट्रिया, आपने कहना है कि जो आपका लेफ्ट एट्रिया होता है उसके अंदर एक तरह से डिवेल्प होते हैं। ठीक है, तो ये इसके आपने कहना है कि आपका मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर है जो आपका लेफ्ट एट्रिया होता है उसके अंदर ये आपका मेनली जनरेट होता है। फिर क्या होता है कि जो मैक्सोमा होता है इट इज डिस्क्राइब्ड एज बाल वाल ऑब्स्ट्रक्शन इन द लेफ्ट एट्रियम एसोसिएटेड विद मल्टीपल सिंकोपल आपके सिंकोपल एपिसोड्स। यानी कि इसमें वो क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जो आपका एक तरह से ट्यूमर होता है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल जी आपका एक तरह से हार्ट की आपकी एक तरह से हार्ट है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि आपके हार्ट के एक तरह से जो है वो चार चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपका जो हार्ट होता है यहाँ पे आपका कौन सा होता है, आपका एक तरह से माइट्रल वाल्व होता है। कौन सा होता है, आपको पता है कि आपका एक तरह से माइट्रल वाल्व होता है। ठीक है, अब जो आपका मैक्सोमा होता है ये मैक्सोमा क्या करता है, ये आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर जनरेट होता है और जो आपकी माइट्रल वाल्व होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका एक तरह से माइट्रल वाल्व होता है उसकी एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका मैक्सोमा जनरेट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका मैक्सोमा है जो लेफ्ट एट्रिया के अंदर जनरेट हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये जो आपके आपका माइट्रल वाल्व है उस माइट्रल वाल्व की क्या कर देगा, उस माइट्रल वाल्व की ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। ठीक है, जब माइट्रल वाल्व की ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा तो फिर क्या होगा, फिर आपके जो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर नहीं आएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड नहीं आएगा तो आपकी जो कार्डिक आउटपुट होगी, तो कार्डिक आउटपुट और जो आपका एकदम स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया के अंदर सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड वॉल्यूम भी कम आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ब्रेन होगा, ठीक है, जो आपका ब्रेन होगा उसको ब्लड सप्लाई कम मिलेगी। जब आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो जब भी ये पेशेंट एक तरह से एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, तो इसके ब्रेन को कम ब्लड सप्लाई मिलेगी, तो जिसकी वजह से इसको क्या हो जाएगा,
इसको एक तरह से सिंकोप हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है सिंकोप क्या होता है, तो उसको एक तरह से जो है वो सिंकोप हो जाएगा। तो ये आपने इसके अंदर कहना है कि जो मैक्सोमा होता है ये आपके 90% लेफ्ट एट्रिया के अंदर जनरेट होता है। ये एक बाल बाल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कि ये क्या करता है, एक बाल की तरह होता है, और ये आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो माइट्रल वाल्व होता है उसकी एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को कम ब्लड सप्लाई मिलती है और आपके पेशेंट को जो है वो बार बार उसको सिंकोप होते हैं। अब ये जो आपका एक तरह से मिक्सोमा होता है ये क्या करता है, ये एक तरह से इंटरल्यूकिन 6 जो होता है उसकी प्रोडक्शन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मेनली इसी से एमसीक्यूज आते हैं कि जो आपका कार्डिक ट्यूमर होता है, कौन सा ऐसा कार्डिक ट्यूमर होता है जो इंटरल्यूकिन 6 की प्रोडक्शन करता है, तो आपने क्या है मिक्सोमा। जब आपका मिक्सोमा जो होता है, आपको पता है ये आपके इम्यून सिस्टम का होता है, यानी कि आपके डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है इंटरल्यूकिन 2 3 4 सारे को आपको सब कुछ पता है कि जो आपका इंटरल्यूकिन 6 होता है ये आपके प्रोडक्शन होता है मिक्सोमा से। फिर जब इंटरल्यूकिन 6 की प्रोडक्शन होती है तो ये क्या करता है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स करवाता है, यानी कि आपको डिफरेंट जो है आपकी सिस्टेमिक जो है वो सिम्टम्स आपको जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल, आप जो पेशेंट होगा उसको फीवर होगा और उसको वेट लॉस होगा, यानी कि जो भी आपके ट्यूमर्स होते हैं उसमें मेन जो आपका मतलब कि आपका एक तरह से सिम्टम्स होते हैं ना, वो फीवर और वेट लॉस होता है, और आपका मेनली आपका वेट लॉस होता है। तो जब भी इस ट्यूमर की वजह से इंटरल्यूकिन 6 की प्रोडक्शन होगी तो इस पेशेंट को क्या होगा, एक तो फीवर होगा, उसका वेट लॉस होगा और उसको बार बार सिंकोप होगा। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर मेनली कहना होता है। फिर उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि जब मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, जब हम अस्कल्टेशन करेंगे तो इसके अंदर डायस्टोलिक ट्यूमर पोलिप साउंड, यानी कि इसके अंदर जो वो एबनॉर्मल किस्म की साउंड सुनाई देगी, जैसे कोई आपका कोई ऐसा ट्यूमर है जो आपके माइट्रल वाल की ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने कहना है। फिर जब उसकी हिस्टोलॉजी करेंगे तो आपको जिलेटिनस मटेरियल मिलेगा, लिक्सोमल सेल्स मिलेंगे जो इमर्स्ड इन द ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस। ठीक है जी, इसके अंदर आपने याद कर लेना है। तो यही आपके मेनली आपने मिक्सोमा के अंदर क्या याद रखना है कि आपने कहना है जो मिक्सोमा होता है ये आपका प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर होता है जो अडल्ट के अंदर होता है। ठीक है, फिर आपने कहना है कि जो 90% आपके मिक्सोमा होते हैं ये आपके एट्रिया के अंदर होते हैं, और मेनली जो आपका लेफ्ट एट्रिया होता है उसके अंदर जो है ये आपका मिक्सोमा होता है। जब आपका मिक्सोमा होता है तो ये आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो आपका माइट्रल वाल्व होता है उसकी क्या करता है, उसकी एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है, जिसकी वजह से आपका कार्डिक आउटपुट और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, ब्रेन को कम ब्लड सप्लाई मिलेगी, जिसकी वजह से इस पेशेंट को बार बार सिंकोप होंगे। अब ये जो ट्यूमर होता है ये इंटरल्यूकिन 6 की प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट सिस्टेमिक साइंस जो है वो मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर फीवर होता है और वेट लॉस होता है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर लाजमी चीजें याद करनी है। और अब आते हैं आपका एक तरह से रेब्डोमायोमास के। रेब्डोमायोमास का क्या सीन होता है, आपने कहना कि जो आपका रेब्डोमायोमा होता है ये भी आपका प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर होता है। ठीक है, आपका एक तरह से जो रेब्डोमायोमा होता है ये भी एक तरह के प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर होता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन के अंदर होता है। ये आपने लाजमी याद रखना है कि ये आपका किसके अंदर होता है, आपके चिल्ड्रन के अंदर होता है। और जो इसकी एसोसिएशन होती है वो आपकी ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ होती है। अब आपको याद होगा कि जो हमने ट्यूबरस स्क्लेरोसिस पढ़ी थी, ये आपके हमने नर्वस सिस्टम के अंदर जो वो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस पढ़ी थी। ठीक है, उस नर्वस सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि आपकी क्या होती है कि कुछ हमने वहां पे एक तरह से डिसऑर्डर पढ़े थे जिसको हम कहते हैं आपके न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि हमने स्टर्ज वेबर सिंड्रोम पढ़ा था। ठीक है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस पढ़ी थी, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 और टाइप 2, वॉन हिपर लिंडो डिजीज, इस तरह की हमने चीजें पढ़ी थी। ठीक है, उसमें एक आता था ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। अब ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में क्या होता था कि मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह से आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन होते थे। ठीक है, यानी कि आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन होते थे, उनके अंदर एक तरह से म्यूटेशन होती थी। जब आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर म्यूटेशन होती थी तो आपके जो है वो डिफरेंट मतलब कि ऑर्गन्स के अंदर मतलब कि कैंसर बनते थे, यानी कि ट्यूमर बनते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो है वो सीएनएस के अंदर ट्यूमर्स बनते थे, आपकी स्किन के अंदर जो है वो ट्यूमर बनते थे। इसके अलावा आपको एंजियोफाइब्रोमास होता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो आपका पेशेंट होगा ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का, जब हम इसकी स्किन का एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, इसके अंदर हमें एक ऐश मिलता है, यानी कि एक स्पॉट मिलता है। ठीक है, वो स्पॉट क्या होता है कि आपका एक तरह से ऐश लीफ स्पॉट होता है। ठीक है, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं आपके ऐश लीफ स्पॉट कहते हैं, यानी कि उसके स्किन के ऊपर जो ऐश का पत्ता होता है, ठीक है, जो एक ऐश मतलब कि पत्ता होता है उसका हमें एक तरह से स्पॉट मिलता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर जो पेशेंट होता था उसकी स्किन के ऊपर हमें जो है वो शंग्रीन मतलब कि शंग्रीन जो होते थे वो हमें दिखाई देते थे। यानी कि शंग्रीन क्या होते थे कि यानी कि वो आपके शंग्रीन पैचेस होते थे, यानी कि वो जो पेशेंट होता था उसकी स्किन के ऊपर डिफरेंट आपके जो वो पैचेस यानी कि ब्लैक कलर के उसके पैचेस हमें दिखाई देते थे, जिसको हम कहते
कहते हैं शंग्रीन पैचेस। यानी कि बताने का मकसद ये है कि हमने जो है वो आपकी मतलब कि वहां पे हमने पढ़ा था आपके नर्वस सिस्टम के अंदर कि जो ट्यूबरस सक्लीरोसिस होती है ना, इस ट्यूबरस सक्लीरोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि पेशेंट को कार्डिक रैप्डोमायोमा होता है। ठीक है, जो पेशेंट होता है क्योंकि ट्यूबरस सक्लीरोसिस हो रही है, उसको ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेशन हो रही है, तो अब बार बार इस पेशेंट को क्या होंगे, ट्यूमर होंगे। तो जो कार्डिक रैप्डोमायोमा होगा, जब भी पेशेंट को ट्यूबरस सक्लीरोसिस होगी, उसको एक तरह से क्या होगा, कार्डिक रैप्डोमायोमा होगा। ठीक है, तो आपने लाजमी इसको लिंक कर लेना है आपके नर्वस सिस्टम के साथ कि जो ट्यूबरस सक्लीरोसिस होती है ये एक ऐसी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होती है जिसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेशन होती है। आपकी ऑर्गन के आपकी जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जो है वो ट्यूमर बनते हैं, और उसमें से जो एक ट्यूमर होता है वो होता है कार्डिक रैप्डोमायोमा। ठीक है, तो ये आपने कहना है कि जो कार्डिक रैप्डोमायोमा होता है ये आपके चिल्ड्रन के अंदर जो होता है मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर होता है, जिसकी एसोसिएशन आपकी ट्यूबरस सक्लीरोसिस के साथ होती है। अब जब हम इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे आपको हिमाटोमास मिलते हैं, उसकी ग्रोथ मिलती है। ठीक है, तो ये मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहना है इसके अंदर के मोर कॉमन इन द वेंट्रिकल्स, यानी कि ये आपके एक तरह से वेंट्रिकल्स के अंदर मोस्ट कॉमनली जनरेट होता है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रख लेना है कि कार्डिक रैप्डोमायोमा के अंदर जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें, तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि चिल्ड्रन के अंदर होता है, ट्यूबरस सक्लीरोसिस के साथ इसकी एसोसिएशन होती है, और जो आपके एक तरह से वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, आपके एक तरह जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर ये आपका एक तरह से जनरेट होता है। ठीक है, तो ये आपने कहना है कि सॉरी जो आपका मैक्सोमा होता है ये आपका एक तरह ये भी आपका बिनाइन होता है। ठीक है, ये आपका एक तरह बिनाइन ट्यूमर होता है, और जो आपका एक तरह से रैप्डोमायोमा होता है ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका एक तरह से बिनाइन ट्यूमर होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो हैं ये आपके एक तरह से बिनाइन ट्यूमर है। तो ये आपने लाजमी इसके अंदर याद रख लेना कि इसके अंदर आपका कार्डिक ट्यूमर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। तो इसके अलावा मतलब इसमें जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब जो हेरिडिटरी हेमरेजिक टीलेंजेक्टेजिया था वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, और कोस्मल साइन जो होता है ये आपको पता है कि मतलब कि जब भी आपको जगुलर वेनस होती है, मतलब कि जब भी आपको क्या होता है, जब इंस्पायरेशन करते हो तो इंस्पायरेशन के ऊपर क्या होता है कि आपका जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका वेनस रिटर्न ज्यादा होता है और जगुलर वेनस प्रेशर कम हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, आपका कोस्मल साइंस कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसको एक दफा पढ़ लेना है, ये इतना मतलब कि मतलब कि आपने पढ़ लेना है, ये आसान है, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और अब हम जिसकी तरफ आते हैं वो होता है आपका एक तरह से हाँ, अब जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होता है आपका एक तरह से एवी ब्लॉक। ठीक है, यानी कि जो आपके एवी ब्लॉक होते हैं इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो एवी ब्लॉक की तरफ आते हैं, और यहाँ पे आपने पहले जिसको डिस्कस करना है वो होता है आपका एक तरह से जो है वो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। आपका जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है इसके अंदर क्या सीन होता है, तो आपने कहना है कि जो आपका फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है इसमें क्या होता है कि जो आपका पी आर इंटरवल होता है ये प्रोलॉन्ग्ड होता है, ग्रेटर देन आपका आपका 200 मिली सेकेंड, और ये बिनाइन होता है और ये असिम्प्टोमेटिक होती है, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ये आपने इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमने ईसीजी पढ़ी थी, और उसके अंदर क्या होता है कि एक आपकी क्या होती है कि आपके एक तरह से पी वेव बनती है। ठीक है, यानी कि आपकी पी वेव बनती है, फिर उसके बाद आपका आपका क्या होता था कि आपका सेगमेंट होता था। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या होता था कि आपका एक तरह से जो है वो क्यू वेव बनती थी, आपकी आर वेव होती थी, और उसके अलावा आपकी आपकी क्यू आर एस जो है वो वेव बनती थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनता था कि आपका एक तरह से दोबारा से आपकी जो है वो टी वेव बनती थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि आपकी दोबारा से जो वो पी वेव बनती थी। ठीक है, फिर आपका दोबारा से क्या होता था कि आपका जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है वो बन जाता था। ठीक है, तो ये आपका पता है इसके अंदर सारा। यानी कि क्या होता है कि आपका जो ये नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है कि जो आपको पता है कि जो आपका पी आर इंटरवल होता था, ठीक है, यानी कि ये आपकी पी वेव है और ये आपकी आर वेव है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता था उसको क्या कहते थे, उसको हम कहते थे आपका एक तरह से पी आर इंटरवल कहते थे। ठीक है, यानी कि पी आर इंटरवल होता था। अब जो आपका एक तरह से आपका पी आर सेगमेंट होता था वो कितना होता था, वो आपका एक तरह से तकरीबन आपका होता था आपके 0.1 सेकंड का, कितना 0.1 सेकंड का होता था। जबकि जो पी वेव होती थी ये आपकी एक तरह से जो एट्रिया होता था उसकी डीपोलराइजेशन को शो करती थी, और ये भी आपका 0.1 सेकंड का होता था। ठीक है, अब मतलब कि अब जो आपका पी आर इंटरवल होता था वो आप उसमें आपका पी वेव भी इंक्लूड होती थी, और आपका जो पी आर सेगमेंट होता था ये भी इंक्लूड होती थी। तो आपका क्या होता था कि जो पी आर इंटरवल होता था वो आपका कितना बन जाता था, वो आपका 0.2 सेकंड का बन जाता था, यानी कि कितना 0.2 सेकंड का बन जाता था, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका तकरीबन 200 मिली सेकंड का बन जाता था। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि नॉर्मली
जो पी आर इंटरवल होता है वो आपका 0.2 सेकंड या आपका 200 मिली सेकंड का होता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल आपकी ईसीजी के अंदर होता है। लेकिन अब क्या होता है कि जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका पी आर इंटरवल होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो पी आर इंटरवल होता है इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी कि वो मतलब कि ऐसा ऐसा नहीं, मतलब कि वो एक तरह से ग्रेटर देन आपका 0.2 सेकंड हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो पी आर इंटरवल होता है वो ग्रेटर देन 0.2 सेकंड हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि ये आपकी पी वेव है और उसके बाद आपका सेगमेंट आता है और उसके बाद आपका क्यू आर एस से कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसके दरमियान यानी कि जो आपका पी आर सेगमेंट है, सॉरी, जो पी आर इंटरवल है, अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि पी आर इंटरवल जो है ये अब जो है आपका ग्रेटर देन 0.2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई भी बीट जो है, कोई भी आपके तरफ से जो बीट है वो ड्रॉप नहीं होगी। तो ये आपने कहना है कि अगर मतलब कि क्या होता है कि जो आपका पेशेंट होता है उसमें जो पी आर इंटरवल है वो ग्रेटर देन 0.2 सेकंड है, लेकिन उसमें किसी भी बीट की ड्रॉप नहीं है, कोई बीट ड्रॉप नहीं है। तो बीट ड्रॉप क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे। सिर्फ आपने कहना है अगर उसके अंदर कोई भी ईसीजी के ऊपर बीट ड्रॉप नहीं है तो ये आपका फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है, ठीक है। और फिर आपने कहना है कि जो आपका एक तरह से फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है ना, ये आपके नॉर्मल इंडिविजुअल में भी होता है, यानी कि जो नॉर्मल आपके लोग होते हैं उनमें भी अक्सर मतलब कि आपका फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक देखने को मिलता है, क्योंकि ये आसिम्टोमेटिक होता है। इसके अंदर पेशेंट को कोई भी साइंस और सिम्टम्स नहीं आते। तो ये नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके अंदर भी आपका फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है, ये भी आपने याद रखना है। और ये मतलब कि अक्सर जो होते हैं ना, आपकी जब भी आपका वेगल टून इंक्रीज होती है, यानी कि जब भी आपकी जो वेगल टून होती है, यानी कि जब भी आपका जो वेगस नर्व होती है वो ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती है, जब वो ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती है तो उसकी वजह से आपको एक तरह से फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक देखने को मिलता है। यानी कि जो पी आर इंटरवल होता है वो आपका 0.2 सेकंड से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अब जो है वो एक तरह से पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो गया है। जब पैरासिम्पथेटिक ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो वो आपको पता है कि वो आपके ऐसे नोड वगैरह को कंट्रोल करता है। तो जब आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसमें वेगस नर्व जो होती है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, तो अब आपको क्या मिलेगा कि जो आपका हार्ट रेट होगा वो कम हो जाएगा, आपका जो पी आर इंटरवल होगा वो आपको 0.2 सेकंड से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका जो पेशेंट होता है वो ज्यादा से ज्यादा बीटा ब्लॉकर यूज करता है, ठीक है, जो पेशेंट होता है वो ज्यादा से ज्यादा बीटा ब्लॉकर यूज करता है या वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करता है, तो उसमें भी जो है एक तरह से फर्स्ट डिग्री जो एवी ब्लॉक होता है वो देखने को मिलता है। तो ये आपने लाजमी याद रखना कि इसके अंदर क्या सीन होता है। फिर इस जो पेशेंट होता है इसके अंदर क्या साइंस और सिम्टम्स आते हैं। आपने कहना ये जो पेशेंट होता है ये असिम्प्टोमेटिक होता है। ये क्या होता है, ये असिम्प्टोमेटिक होता है, इसके अंदर कोई भी साइंस और सिम्टम्स नहीं आते। और जब इसके अंदर कोई भी साइंस और सिम्टम्स नहीं आते तो हमें इसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। तो ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है कि फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक में क्या सीन होता है। आपने कहना है कि जो फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक होता है इसमें जो पी आर इंटरवल होता है, नॉर्मली जो पी आर इंटरवल होता है वो 0.2 सेकंड या 200 मिली सेकंड होता है। लेकिन जो पी आर इंटरवल होता है इसमें आपका जो मतलब जो पी आर इंटरवल होता है ये आपका ग्रेटर देन 200 मिली सेकंड या 0.2 सेकंड से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर आपने कहना ये बिनाइन और असिम्प्टोमेटिक कंडीशंस होती है। इसमें ये आपके नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर भी मतलब कि आपका फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक होता है। और जब भी आपकी वेगस नर्व आपकी ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो उसमें भी आपके फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है। और जब पेशेंट ज्यादा से ज्यादा बीटा ब्लॉकर यूज करता है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करता है तो उसमें भी आपके फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है। और ये क्योंकि असिम्प्टोमेटिक होता है तो इसमें कोई भी आपका एक तरह से जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। तो ये आपने जो है वो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक के अंदर याद रखना है। अब आते हैं आपके तरफ से सेकंड आपका जो होते हैं वो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक के सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक के अंदर आपने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। जो आपका सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक होता है इसकी मजीद आगे दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी मोबिट्स टाइप 1 होती है, एक और एक होती है आपकी मोबिट्स टाइप 2। अब जो आपकी मोबिट्स टाइप 1 होती है इसको हम कहते हैं आपकी वैंक बैच आपकी आपकी डिग्री ब्लॉक कहते हैं। यानी कि मोबिट्स टाइप 1 को क्या कहते हैं, आपकी वैंक बैच सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। कभी कभार जो पेश आपका एग्जामिनर होता है वो आपको जो है वो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक नहीं बताता, वो बताता है वो आपको जो ऑप्शन के अंदर जो वो वैंक बैच और डिग्री एवी ब्लॉक बताएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मोबिट्स टाइप 1 होता है ये आपकी सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक की ऐसी टाइप होती है जिसको हम आपका वैंक बैच भी कहते हैं।
अब इसके अंदर क्या होता है कि अब जो होता है ना, इसके अंदर जो आपका पीआर इंटरवल होता है, ठीक है, जो पीआर इंटरवल होता है, इसका ऐसा ऐसा मतलब इसकी प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द पीआर इंटरवल अंटिल अ बीट इज ड्रॉप्ड, ठीक है। यानी कि अब क्या होगा कि जो पीआर इंटरवल होगा वो उसकी जो एक तरह से लेंथ है, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज करती जाएगी, और एक टाइम आएगा जिसके अंदर आपकी जो बीट होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। अब जो पहली हमने पढ़ी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.2 सेकंड से ज्यादा होता था और उसमें बीट ड्रॉप नहीं होती थी। अब क्या होगा कि अब फॉर एग्जाम्पल पहली जो लीड होगी उसके अंदर जो है वो मतलब कि उसके अंदर 0.2 सेकंड होगा, उससे 0.2 सेकंड से ज्यादा होगा। फिर जो होगा वो मजीद जब उसके अंदर दोबारा से पीआर, फॉर एग्जाम्पल पहला पीआर इंटरवल था, फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट का जो पहला पीआर इंटरवल था वो ग्रेटर देन 0.2 सेकंड था, जब दूसरा पीआर इंटरवल होगा वो एक तरह से 0.3 सेकंड से ज्यादा होगा। जो आपका फोर्थ नंबर पे पीआर इंटरवल होगा वो हो सकता है कि आपका क्या हो 0.6 आपका 0.6 सेकंड से भी ज्यादा हो। यानी कि वो ऐसा ऐसा आपकी प्रोग्रेसिव, यानी कि ऐसा ऐसा लेंथनिंग हो रही है आपकी पीआर इंटरवल की, और एक वक्त आएगा जब उसके अंदर जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, यानी कि जो बीट है वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि आपने याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल उसने ये यहाँ पे बताया भी हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एक तरह से पी वे बनती है, ठीक है, और इसके दरमियान अब क्या होगा कि इसके अंदर जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है अब पहले में जो है वो इतनी होगी, उसके बाद क्या होगा कि आपकी क्या बनती है, आपको पता है कि आपकी एक तरह से टी वेव बनती है। फिर क्या होता है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पीआर का इंटरवल डिस्टेंस था, यानी कि पीआर इंटरवल जो था इसके अंदर इतना था। अब जो दूसरी आपकी आएगी उसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी पी वेव दोबारा से बनती है, अब दोबारा से जो उसका आपका पीआर इंटरवल है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो क्या होगा, वो आपका एक तरह से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि वो मजीद आपका एक तरह से ज्यादा हो जाएगा। फिर क्या होगा कि एक वक्त आएगा जिसमें आपकी एक तरह से ये टी वे बनेगी, आपका क्या होगा कि आपकी पी वे बनेगी, और अब अचानक से जो आपका क्यूआरएस कम्प्लेक्स है वो बनेगा भी नहीं। अब दोबारा से क्या होगा कि आपका क्यूआरएस दोबारा से आपकी टी वे बनेगी, फिर आपकी पी वे बनेगी, फिर आपका क्यूआरएस कम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी बीट है वो आपकी एक तरह से जो बीट है वो एक तरह से ड्रॉप हो जाएगी। तो ये आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पीआर इंटरवल ये था, अब जो आपका पीआर इंटरवल है वो इससे ज्यादा हो रहा है, दूसरे में उससे ज्यादा होगा, कि फिर एक टाइम आएगा जब यहाँ पे जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है वो बनेगा भी नहीं, यानी कि आपकी जो बीट है वो ड्रॉप हो जाएगी। यानी कि ऐसा ऐसा, यानी कि ऐसा ऐसा प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होगी आपकी पीआर इंटरवल की, और एक टाइम आएगा जिसमें जो आपकी बीट होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। पी वेव नॉट फॉलो द क्यूआरएस कम्प्लेक्स यूजली असिम्प्टोमेटिक वेरिएबल आर आर इंटरवल विद ए पैटर्न। यानी कि उसमें क्या कह रहा है कि जो आर आर इंटरवल है, ठीक है, यानी कि जो एक तरह से आर और आर के दरमियान जो इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल जी आर है और जी आर है, इसके दरमियान जो इंटरवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यानी कि वेरिएबल, यानी कि आर और आर के दरमियान जो आर आर इंटरवल है, यानी कि आर और आर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी एक तरह से इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि वेरिएबल होता जाएगा, यानी कि इंक्रीज होता जाएगा, और रेगुलरली इरेगुलर होता जाएगा, ठीक है। यानी कि इस बात को आपने समझ लेना है कि क्या होता है कि जो आर आर इंटरवल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आपका क्या होगा, वो भी एक तरह से इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो पी आर इंटरवल है वो इंक्रीज हो रही है, तो ऑटोमेटिक जो आर आर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि रेगुलरली, यानी कि एक पूरे रेगुलर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल वो मैं कहता हूँ आपके 0.2 सेकंड का है, वो आगे जो होगा वो एक तरह से 0.3 सेकंड का होगा, फिर आपका 0.4 सेकंड का होगा। यानी कि एक खास रेगुलर वे से क्या हो रहा है, वो एक तरह से इरेगुलर हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नॉर्मल जो होता है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल जो है वो 0.2 सेकंड हो रहा है, लेकिन अब वो ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रेगुलरली क्या हो रहा है, वो एक तरह से इरेगुलर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि मोबिट्स टाइप 2 आपकी मोबिट्स टाइप 1 यानी कि विंक बैच में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द पीआर इंटरवल until a beat is dropped वेरिएबल आर आर इंटरवल विद ए पैटर्न रेगुलरली इरेगुलर। यानी कि इसको आपने लाजमी नोट करना है कि वो रेगुलरली जो आर आर के दरमियान जो इंटरवल है, जो आर आर इंटरवल है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेगुलरली जो है वो इरेगुलर होता जाएगा, ठीक है। ये टर्म आपने लाजमी समझ लेनी है। फिर आपने कहना है कि जो मोबिट्स टाइप आपका मोबिट्स टाइप 1 होता है, इसमें आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें और याद रखनी है वो ये है कि यानी कि ये जो आपका मोबिट्स टाइप 1 है ये मतलब कि कौन कौन सी ड्रग्स की वजह से हो सकता है। तो आपने कहना है कि जब आपका जो पेशेंट है वो ज्यादा से ज्यादा डाइजॉक्सिन, ठीक है, जो आपका एक तरह से डाइजॉक्सिन है उसको मतलब कि यूज करेगा, आपका जो है वो बीटा ब्लॉकर ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा, ठीक है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ओवर यूज की वजह से क्या होता है कि आपको जो है वो एक तरह से आपको सेकंड डिग्री आपका मोबिट्स टाइप 1 जो है वो हो सकता है। और इसके अलावा जब भी आपको वेगल टून ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि जब भी आपको जो वेगस नर्व है वो ज्यादा स्टिमुलेट होगी तो इसकी वजह से आपको एक तरह से सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक हो सकता है।
और इसके अलावा आपकी कोरोनरी इस्कीमिया या इन्फेक्शन की वजह से भी आपको जो है वो मोबिट्स टाइप 1 हो सकता है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि मोबिट्स टाइप 1 के अंदर आपने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। ठीक है, यानी कि जब डाइजॉक्सिन बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपकी वेगल टून ज्यादा होगी, या कोई भी आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है या इस्कीमिया हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। अब ये जो आपका पेशेंट होता है मोबिट्स टाइप 1 का, ये आपका असिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, इसको भी कोई खास किस्म के साइंस और सिम्टम्स नहीं आते। ठीक है, और अगर मतलब कि असिम्प्टोमेटिक है, तो आपने इसके अंदर जो है वो कोई भी मतलब कि ड्रग वगैरह यूज नहीं करती। मतलब कि असिम्प्टोमेटिक है तो कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह आपने इसको नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर यही जो आपका मोबिट्स टाइप 1 का जो पेशेंट है, अगर ये सिम्प्टोमेटिक हो जाता है, ठीक है, अगर ये सिम्प्टोमेटिक हो जाता है, तो क्या होता है कि आपने जो है वो जो पेशेंट ड्रग ले रहा है उसको स्टॉप करवा देना। फॉर एग्जांपल अगर वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है, तो आपने उसको स्टॉप करवा देना है। कोई भी बीटा ब्लॉकर ले रहा है, तो आपने उसको कहना है कि ये ड्रग आपने यूज नहीं करनी। ठीक है, और अगर उसका जो मतलब कि हार्ट रेट है, ठीक है, हार्ट रेट काफी मतलब कि कम हो रहा है, यानी कि उसको जो है एक तरह से ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, तो आपने इस पेशेंट के अंदर जो है वो एट्रोपिन जो है वो देनी है। ठीक है, यानी कि आपने इस पेशेंट को एट्रोपिन जो है वो आईवी एट्रोपिन लगा देनी है। ये आपने इसके अंदर जो है वो लाजमी याद रखना है कि आपने इसके अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि जो आपकी मोबिट्स टाइप 1 होती है, इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है पीआर इंटरवल की, और एक टाइम आता है कि जब आपकी बीट जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है। इसमें जो आर इंटरवल होता है वो एक रेगुलरली इरेगुलर वे से मतलब कि वो इंक्रीज होता रहता है, यानी कि वो चेंज होता रहता है। अब ये आपकी जो मोबिट्स टाइप 1 होती है ये क्यों होती है, आपने कहना है कि डाइजॉक्सिन बीटा ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसके मतलब कि ज्यादा यूज की वजह से आपको मोबिट्स टाइप 1 हो सकती है, या आपकी जो सिंपथ है सॉरी जो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो वेगस नर्व है वो ज्यादा स्टिमुलेट होने की वजह से आपको हो सकता है। और अगर ये पेशेंट आपका असिम्प्टोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना। अगर पेशेंट आपका डाइजॉक्सिन बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है, तो आपने कहना है कि भाई ये ड्रग आप मत यूज करो। ठीक है, और अगर पेशेंट जो है वो उसको बहुत ज्यादा ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, तो आपने उस पेशेंट को एट्रोपिन दे देनी है। तो ये आपने जो है वो मोबिट्स टाइप 1 के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो नोट करनी है कि इसके अंदर आपने जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है। अब आते हैं आपके मोबिट्स टाइप 2 के अंदर के मोबिट्स टाइप 2 के अंदर क्या सीन होता है। आपने कहना है कि जो मोबिट्स टाइप 2 होता है, इसमें क्या होता है कि ड्रॉप्ड बीट्स दैट आर नॉट प्रोसीडेड बाय चेंज इन द लेंथ ऑफ द पीआर इंटरवल। ठीक है, एज इन द टाइप 1। ये आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल जो मोबिट्स टाइप 2 होता है, इसमें क्या होता है कि जो उसकी ईसीजी होती है, यानी कि जो ईसीजी होती है और उसके मतलब कि जो ईसीजी होती है उसके अंदर जो आपका पीआर इंटरवल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। यानी कि पीआर इंटरवल जो होता है वो आपका एक तरह से इंक्रीज नहीं होता, वो नॉर्मल होता है, लेकिन अचानक से उसके अंदर क्या हो जाती है, जो बीट होती है वो ड्रॉप हो जाती है। यानी कि अचानक उसके अंदर जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है वो मिस हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल पेशेंट है उसके अंदर क्या है कि ये उसकी पी वेव है। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक टाइम मतलब कि क्या होता है कि आपका एक तरह से क्यूआरएस कम्प्लेक्स बनता है, फिर आपकी जो है वो टी वेव आती है। ठीक है, फिर उसके अलावा दोबारा से आपकी पी वेव बनती है, फिर आपका क्या होता है कि दोबारा से क्यूआरएस कम्प्लेक्स आता है, फिर आपकी एक तरह से टी वेव आती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इस पेशेंट के अंदर दोबारा से मतलब कि क्या होता है कि दोबारा से पी वेव बनती है, लेकिन क्या हो जाता है कि अचानक उसके अंदर जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है वो ड्रॉप हो जाता है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स उसके अंदर नहीं आता। फिर उसके अंदर दोबारा से क्या आती है, दोबारा से उस पेशेंट के अंदर जो है से टी वेव बनती है, फिर उसके अंदर दोबारा से पी वेव बनती है, फिर दोबारा से उसके अंदर क्यूआरएस कम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, यानी कि इसके दरमियान यानी कि जो पी आर इंटरवल है इसके दरमियान कोई भी चेंज नहीं आती, इसका जो इंटरवल है वो नॉर्मल ही रहता है। यानी कि पी आर इंटरवल जो होता है वो नॉर्मल नॉर्मल रहता है, लेकिन एक टाइम आता है जिसके अंदर अचानक से उस पेशेंट का जो ईसीजी होती है उसके अंदर जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होती है, यानी कि एक जो बीट होती है वो ड्रॉप हो जाती है। यानी कि इसके अंदर वो क्या बता रहा है कि ड्रॉप्ड बीट्स, यानी कि जो बीट होती है वो ड्रॉप हो जाती है, that are not preceded by change in the length of the peer interval। यानी कि जो पीआर इंटरवल होती है वो नॉर्मल रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, लेकिन अचानक से जो है वो एक जो बीट होती है वो ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि वो कहता है कि ये मतलब कि आपकी मोबिट्स टाइप 2 जो है, यानी कि आपकी मोबिट्स टाइप 2 जो है ये किस ऐसी कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है जिसके साथ ये आपकी एक तरह से एसोसिएटेड होती है, यानी कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसके साथ आपकी मोबिट्स टाइप 2 जो होती है वो एसोसिएटेड होती है। तो आपने कहना है कि जो आपकी एक तरह से लाइम डिजीज होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी एक तरह से लाइम डिजीज होती है उस लाइम डिजीज के साथ आपकी जो है ये एसोसिएटेड होती है। आपको पता है कि जो आपकी लाइम डिजीज होती है ये क्यों होती है, यानी कि अगर आप में से किसी ने इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ी हो तो उसके अंदर आपकी लाइम डिजीज आता है, यानी कि टिक बॉर्न इन्फेक्शन आपने पढ़े हो। आप उसमें जो टिक बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं ना उसमें आपके एक लाइम डिजीज आती है।
रिकेटेशिया आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो रिकेटेशिया होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। लाइम डिजीज आपने पढ़ी होगी। ये सारे आपके टिक बॉर्न डिजीज हैं। अब इस टिक बॉर्न डिजीज में क्या होता है कि ये आपकी जो लाइम डिजीज है ना, ये एक स्पाइरो कीट की वजह से होती है, जिसको हम कहते हैं आपकी बुरीला बुर्ग डोरफेरी। यानी कि इंशाल्लाह, मतलब कि जब भी हमें टाइम मिलेगा हम इन्फेक्शियस डिजीज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मतलब कि कभी ना कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको मतलब कि लाइम डिजीज में क्या आपने याद रखना है कि ये आपके एक स्पाइरोकीट यानी कि बुरीला बुर्गडोरफेरी जो होता है, ये हाँ बिल्कुल ऐसी है, डियर वगैरह से होती है। ये डियर पे होता है, जो आपके व्हाइट डॉग होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर होता है, उनकी टेल के ऊपर होता है, ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी लाइम डिजीज होती है, इसमें बुरीला बुर्गडोरफेरी जो होता है उसकी वजह से होता है। और ये जो बुरीला बुर्गडोरफेरी होता है, ये जो लाइम डिजीज होती है, ये आपको एक तरह से जो है वो आपकी मोबिट्स टाइप 2 जो होती है, ये आपको करवाती है। ठीक है, और सॉरी ये आपको नहीं करवाती, ये आपको जो है वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक करवाती है, यानी कि जो आपकी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होती है वो आपको करवाती है, ये आपको सेकंड डिग्री नहीं करवाती। ठीक है, तो ये अभी आपने याद रख लेना है। ये मतलब कि आपने कहना है कि ये प्रोग्रेस टू थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड ऑफन ट्रीटेड विद द पेस मेकर। तो ये आपने इसके अंदर कहना है कि ये जो पेशेंट होते हैं, ये आपके एक तरह से इनको हमने, चाहे ये असिम्टोमेटिक है चाहे ये असिम्टोमेटिक है, तो आपने इसको लाजमी ट्रीट करना है। अभी तक आपको ये मैकेनिज्म समझ आ गया है कि मोबिट्स टाइप 2 जो होती है इसमें क्या सीन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने मजीद जो चीजें याद रखनी है, आपने कहना है कि ये आपकी जो सेकंड डिग्री आपका एवी ब्लॉक है मोबिट्स टाइप 2, ये किस वजह से हो सकता है। आपने कहना है कि कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आपके हार्ट को कोई इश्कीमिया वगैरह हो रहा है, ठीक है, यानी कि इश्कीमिया हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, या इस पेशेंट को कोई मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है उसकी वजह से हो रहा है, या आपके एक तरह से जो हार्ट है, ठीक है, आपके जो हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स हैं उनकी फाइब्रोसिस हो रही है, तो उस फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो है वो कुछ मतलब कि ड्रग्स वगैरह भी आपको करवा सकते हैं, जो पहले मैंने आपको बताया है। फिर आपने याद रखना है कि ये जो पेशेंट होता है, ठीक है, ये पेशेंट होता है चाहे ये सिम्टोमेटिक हो चाहे ये पेशेंट आपका असिम्टोमेटिक हो। ठीक है, यानी कि ये जो आपका मोबिट्स टाइप 2 का पेशेंट है, ठीक है, जिसके अंदर एकदम से जो है वो बीट ड्रॉप हो जाती है, चाहे ये पेशेंट आपके पास सिम्टोमेटिक हो चाहे ये आपका एक तरह से असिम्टोमेटिक हो, आपने इस पेशेंट का लाजमी ट्रीटमेंट करना है। आपने इस पेशेंट का जो है वो लाजमी ट्रीटमेंट करना है। और ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, आपने उसका पेस मेकर डाल देना है। ठीक है, यानी कि आपने लाजमी इस पेशेंट के अंदर जो वो पेस मेकर डालना है। जो मतलब कि जो आपका मोबिल टाइप 2 का पेशेंट आपके पास आता है, जिसके अंदर एम आई फाइब्रो आपका इस्कीमिया फाइब्रोसिस की मतलब कि ये काजिज हो सकती हैं, और उसके अंदर जो अचानक से बीट ड्रॉप हो जाती है, आपने इस पेशेंट के अंदर चाहे ये सिम्टोमेटिक हो चाहे ये असिम्टोमेटिक हो, आपने इसके अंदर लाजमी पेस मेकर जो है वो डालना है। ये था आपका मोबिट्स टाइप 2 के। मोबिट्स टाइप 2 के अंदर आपने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। अब आते हैं आपकी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर कि आपके थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक एक ऐसी हार्ट ब्लॉक होती है जिसमें जो आपका एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ये आपके इंडिपेंडेंटली जो होते हैं वो एक तरह से बीट करते हैं। यानी कि जो पी वेव होता है उसकी वो अलग से एक तरह से बीट होती है, यानी कि जो पी वेव होता है वो आपकी ईसीजी के ऊपर एक अलग मॉर्फोलॉजी के साथ आती है, और जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है वो आपकी अलग मॉर्फोलॉजी के साथ आता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका जो एट्रिया होता है और जो आपका वेंट्रिकल्स होता है वो बीट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, पी वेव्स एंड क्यूआरएस कम्प्लेक्स नॉट रिदमिकली एसोसिएटेड, यानी कि वो एक दूसरे से बिल्कुल डी एसोसिएटेड हो जाते हैं। जो एट्रिया का रेट होता है वो ज्यादा होता है इसके अंदर, जो वेंट्रिकुलर रेट होता है वो कम होता है। ठीक है, यानी कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं। पी वेव और क्यूआरएस कम्प्लेक्स एक दूसरे से बिल्कुल डी एसोसिएटेड होती है, उनके दरमियान कोई भी लिंक नहीं रहता। लेकिन इसके अंदर जो एट्रिया होता है वो ज्यादा बीट करता है और वेंट्रिकुलर जो होता है वो कम बीट करता है। ठीक है, अब ये जो पेशेंट होते हैं हमने इसको एक तरह से जो है वो पेस मेकर के साथ जो है वो ट्रीट करना होता है, यानी कि हमने इसको पेस मेकर डालना होता है। अब ये जो आपकी थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक होता है, ये आपकी लाइम डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है, ये आपने लाजमी याद कर लेना है, जो मैंने आपको बता दिया है। आपका जो है वो थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक जो होता है वो आपकी लाइम डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है। अब उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या होता है कि आपका जो पी वेव होती है, ठीक है, वो आपकी अलग से बीट करती है, जबकि आपका जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है उसका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पी वेव उसने बताई हुई है, पी वेव जो होती है वो क्यूआरएस कम्प्लेक्स के ऊपर आ गई है। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे पी वेव जनरेट हो गई है, फिर दोबारा से पी वेव आ गई है, फिर दोबारा से आपका क्यूआरएस कम्प्लेक्स आ गया है। ठीक है, पी वेव जो होती है वो दोबारा से आपकी टी वेव के ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप गौर करें कि जो पी वेव होती है, ठीक है, यानी कि जो पी वेव है उसने बताया हुआ कि आपकी टी वेव के ऊपर आ गई है। ठीक है, यानी कि आपको जो पी वेव है और जो आपकी क्यूआरएस कम्प्लेक्स है उसके दरमियान कोई रिदम ही नहीं है, वो एक दूसरे के साथ जो वो डी एसोसिएटेड है। अब पी वेव जो है वो आपकी क्यूआरएस कम्प्लेक्स के ऊपर आ गई है, और वहां पे जो आपकी पी वेव है वो आपकी टी वेव के ऊपर आ गई है, और यहाँ पे आपकी जो
पी वेव है, इसकी कोई खास शेप ही नहीं है, कोई खास मॉर्फोलॉजी भी नहीं है, फिर दोबारा से आपकी पी वेव आ गई है, ठीक है। और जो अगर आप यहाँ पे गौर करें कि जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है उसकी प्रॉपर शेप ही नहीं है, यानी कि जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है उसकी मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो गई है। तो ये आपने अगर आपकी मतलब ईसीजी के ऊपर पी वेव और जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो, और आपके पी वेव्स और क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है उन उसके दरमियान कोई एक खास रिदम ना हो, यानी कि जिस तरह पी वेव आता है फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स आता है फिर टी वेव आती है, यानी कि कोई भी एक खास रिदम ना हो, इस तरह की कोई भी एक तरह से वो बिल्कुल एक दूसरे से डी एसोसिएटेड हो, उनके दरमियान कोई लिंक ना हो, तो आपने कहना है ये आपका थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है। और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में जो होता है आपने कहना है कि ये आपका लाइम डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है। और इसके अलावा जो होता है वो मतलब कि कोई भी ऐसा मतलब कि ड्रग्स वगैरह से भी हो सकता है। तो ये आपने लाजमी इसके अंदर याद करना है कि इसके अंदर क्या सीन होता है, और इसके अंदर आपने ट्रीटमेंट के तौर पर पेस मेकर जो है वो डालने होते हैं। तो ये था आपका एक तरह से एवी ब्लॉक की, एवी ब्लॉक के अंदर क्या क्या सीन होता है ये आपको लाजमी और लाजमी पता होना चाहिए। फिर ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें पता होना चाहिए। अगर आपके मतलब कि जो पी आर इंटरवल है वो ग्रेटर देन सिर्फ आपकी 0.2 सेकंड से हो जाए तो वो सिर्फ आपका फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होगा। लेकिन अगर आपका जो पी आर इंटरवल है वो एक प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हो रही है और एक प्रोग्रेसिव लेंथनिंग के बाद आपकी बीट ड्रॉप हो जाती है, तो ये आपका मोबिट्स टाइप 1 है। अगर जो पी आर इंटरवल है वो नॉर्मल है लेकिन अचानक से बीट ड्रॉप हो जाती है तो ये आपका मोबिट्स टाइप 2 है। लेकिन अगर आपके जो पी वेव और आपका क्यू आर एस कम्प्लेक्स है वो आपके डी एसोसिएटेड है, उनके दरमियान कोई लिंक नहीं है, पी वेव और क्यू आर एस कम्प्लेक्स की जो शेप है वो बिल्कुल आपकी जो है वो एक चेंज है, तो आपने कहना आपका आपका थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है। तो ये था आपका एक तरह से एवी ब्लॉक के अंदर प्रॉपर क्या सीन होता है। अब आते हैं आपके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर आपने क्या याद रखना है। देखिए आपने कहना है जो आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है इसमें क्या होता है कि आपका डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम होता है विद नो आइडेंटिफाइबल वेव्स। यानी कि क्या होता है कि आपने याद रखना है कि ये जो आपकी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है इसमें जो आपका वेंट्रिकल होता है ना, यानी कि आपने याद रखना है कि इनिशियली क्या होता है, इनिशियली आपका फिब्रिलेशन होती है, यानी कि आपको आपने आपने कहना है कि नॉर्मली आपको पता है कि आपको टैकीकार्डिया होता है, ठीक है, यानी कि आपको एक तरह से टैकीकार्डिया होता है। टैकीकार्डी के बाद आपकी एक तरह से फिब्रिलेशन होती है। क्या होती है कि आपकी एक तरह से फिब्रिलेशन होती है, ठीक है। फिब्रिलेशन के बाद आपका क्या होता है कि आपका फ्लटर होता है। क्या होता है कि आपके फ्लटर होता है, लेकिन टैकीकार्डी में आपका हार्ट जो होता है वो मतलब कि तेजी के साथ बीट करता है, फिब्रिलेशन में उससे भी ज्यादा बीट करता है, और फ्लटर में जो होता है वो बहुत ही ज्यादा आपका जो हार्ट होता है वो बीट करता है, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि पहले टैकीकार्डिया फिर फिब्रिलेशन और फिर फ्लटर होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो वेंट्रिकल है वो फिब्रिलेशन कर रहा है, यानी कि वो आपकी इस स्टेज के ऊपर है, वो बहुत मतलब कि एक तरह से बीट मतलब कि आपका वो बहुत तेजी के साथ एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि आपका जो वेंट्रिकल होता है वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड वे से बहुत तेजी के साथ एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, यानी कि एक तरह से उसकी जो है वो एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे से उसकी एक तरह से डीपोलराइजेशन हो रही होती है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका एक तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम होता है। यानी कि आपने कहना है इसके अंदर क्या होता है कि डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम होता है। जब इसका डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि विद नो आइडेंटिफाइएबल वेव्स, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी कोई विद नो आइडेंटिफाइएबल वेव्स, यानी कि इसके अंदर कोई खास किस्म की आपकी एक तरह से वेव नहीं होगी। यानी कि क्या होता है कि वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में आपका एक तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम होता है और इसमें कोई खास किस्म की आपकी वेव नहीं होती। और आपने इसको कैसे ठीक करना होता है, आपने इस पेशेंट को एक तरह से जो है वो सीपीआर करना होता है, ठीक है, यानी कि इसका आपने आपने सीपीआर करना होता है, और सीपीआर के बाद आपने इसको डीफिब्रिलेटर जो है वो यूज करने होते हैं। यानी कि आपने इसको जो है वो आपको एक तरह से सीपीआर और डीफिब्रिलेशन से आपने उसको ठीक करना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी मतलब कि कोई खास आपकी वेव आपको नहीं दिखाई दे रही, यानी कि कोई आइडेंटिफाइएबल वेव्स है ही नहीं, यानी कि बिल्कुल आप ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कि किसी ने यहाँ पे जो है वो एक तरह से ड्राइंग वगैरह बनाई है, किसी बच्चे ने ड्राइंग वगैरह मतलब किसी बच्चे ने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, यानी कि कोई खास किस्म की वेव है ही नहीं कि हम जो है वो पी वेव को एक तरह से यहाँ पे ना तो हम पी वेव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना तो हम क्यू आर एस कम्प्लेक्स को एक तरह से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि कोई खास आइडेंटिफाइएबल वेव्स है ही नहीं। तो जब आपको ईसीजी के ऊपर इस तरह की आपको चीजें मिले, इस तरह की आपको वेव मिले जिसके अंदर आप ना तो पी वेव को आइडेंटिफाई कर सकें और ना तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर सकें, तो आपने कहना जी आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आपने कहना है कि आपका एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आपका जो वेंट्रिकल होता है वो तेजी के साथ एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड वे से उसकी डीपोलराइजेशन होती है।
ठीक है, जिसकी वजह से मतलब कि आपकी कोई खास आइडेंटिफाइएबल वेव्स जो होती है वो हम ईसीजी के ऊपर नहीं देखते। ना तो हम पी वेव को सही तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना तो हम आपका क्यूआरएस कम्प्लेक्स को एक तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने इसको कैसे ठीक करना है, आपने फौरन से इस पेशेंट के सीपीआर करना है, और सीपीआर करने के बाद आपने इसको डिफिब्रिलेटर जो है वो यूज करने हैं, ठीक है, यानी कि आपने इसको डिफिब्रिलेशन करवाना है ताकि उसको फिब्रिलेशन ठीक हो सके। तो ये था आपका वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के अंदर क्या सीन होता है। अब इसके अंदर आता है आपका एक तरह से एट्रियल फिब्रिलेशन और आपका एट्रियल फ्लटर। अब एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि आपका जो एट्रिया होता है वो एक तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड वे से क्या कर रहा होता है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि इसमें इसके अंदर आपने याद रखना है कि आपका सिर्फ जो एट्रिया होते हैं वो एट्रिया आपके डिसऑर्गेनाइज्ड वे से एक तरह से तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो तकरीबन सही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। जब आपके एट्रिया जो होते हैं वो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होते, तो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होती है, पी वेव बनती है। तो जिसकी वजह से आपकी जो पी वेव होगी वो एक तरह से अब्सेंट होगी, यानी कि कोई पी वेव आपको नहीं मिलेगी, नो आपकी डिस्क्रीट पी वेव्स, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में आपने कहना है कि क्या होता है कि आपके जो एट्रिया होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड वे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ईसीजी के ऊपर जो पी वेव होती है वो पी वेव जो होती है वो कुछ खास नहीं बनती, आपकी पी वेव जो होती है वो आपकी एक तरह से अब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है। फिर जब आपके एक तरह से यानी कि वो इसने लिखा हुआ है आपकी chaotic एंड इरेक्टिव बेस लाइन विद नो डिस्क्रीट पी वेव्स इन बिटवीन द इरेगुलरली स्पेस्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, यानी कि आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान जो स्पेस होती है, क्योंकि आपको पता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दरमियान यानी कि यहाँ पे यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है इसके दरमियान एक स्पेस है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई खास यानी कि नो डिस्क्रीट पी वेव्स, इसके दरमियान कोई खास आपकी पी वेव नहीं दिखाई देगी। क्योटिक और इरेक्टिक का क्या मतलब होता है कि यानी कि आपकी एक तरह से कोई खास किस्म की यानी कि कोई खास किस्म की जो है वो आपको एक तरह से पी वेव दिखाई नहीं देगी, एक खास मॉर्फोलॉजी की जो पी वेव है वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है जी। इसने लिखा हुआ है इसमें क्या होता है कि इरेगुलरली इरेगुलर आपका हार्ट बीट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वहां पे हमने पढ़ा था आपके जो होता है वहां पे रेगुलरली इरेगुलर था, ठीक है, यानी कि क्या होता था कि आपका जो आपकी विंग बैच था यानी कि मोबिट्स टाइप 1 था उसमें रेगुलरली इरेगुलर हो रहा था, लेकिन जहाँ पे इरेगुलरली इरेगुलर हार्ट बीट हो रहा है यानी कि आपका कोई खास इसके दरमियान कोई खास मतलब कि डिस्टेंस होता ही नहीं है, यानी कि जो पी वेव होता है पी वेव को कोई खास किस्म की मॉर्फोलॉजी होती ही नहीं है, पी वेव जो होता है वो मतलब कि अब्सेंट होता है, और आपका जो एट्रिया होता है वो बहुत एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे से एक तरह से बीट कर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको इरेगुलरली इरेगुलर हार्ट बीट मिलती है। यानी कि अभी तक आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, एक तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या होती है, एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको जो वो कहता है कि पी वेव अब्सेंट होती है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट उसने कहना होता है कि आपका जो हार्ट बीट होता है वो आपका इरेगुलरली इरेगुलर हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इंक्लूड हाइपरटेंशन, यानी कि आपको हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, आपकी क्रोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हो सकता है, ठीक है, यानी कोई क्रोनरी आर्टरी के अंदर उसका स्पाज्म हो गया, उसका आपकी क्रोनरी आर्टरी के अंदर कोई थ्रोम्बस वगैरह आ गया है, जिसकी वजह से आपके एट्रिया को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही और आपके एट्रिया का इश्कीमिया हो गया है, तो इसकी वजह से आपको एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है। ओकेजनली सीन आफ्टर द एपिसोड ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, जिसको हम हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, यानी कि वो पेशेंट जो ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल को मतलब कि अल्कोहल का यूज करते हैं, तो अल्कोहल के यूज की वजह से भी क्या होता है कि आपका हार्ट डैमेज होता है, आपकी जो क्रोनरी आर्टरीज होती हैं ये डैमेज होती है, तो इसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन आपको देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम, ठीक है। तो इसको कैन लीड टू थ्रोम्बो एम्बोलिक आपके इवेंट्स होते हैं, पार्टिकुलर स्ट्रोक, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज आता है। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है कि ये आपका एक तरह से फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, आपका एक तरह से एट्रिया है, ठीक है, ये आपका एट्रिया है। जब आपका फॉर एग्जाम्पल जी आपके एक तरह से मैं कहता हूँ ये आपका एक तरह से लेफ्ट एट्रिया है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपने कहना है कि ये आपका लेफ्ट एट्रिया है। जब आपका लेफ्ट एट्रिया जो होता है ना वो मतलब कि बहुत तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत एक इरेगुलर डिसऑर्गेनाइज्ड वे से कॉन्ट्रैक्ट वो रिलैक्स करता है, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड मतलब कि प्रॉपर पंप हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी कि वो मतलब कि आपका जो एक तरह से वेंट्रिक सॉरी जो एट्रिया होता है वो प्रॉपर ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना तो प्रॉपर रिलैक्स हो रहा है, एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, तो इसके अंदर जितना भी ब्लड है, ठीक है, वो ब्लड इसके अंदर अकोमुलेट होता रहेगा। जब ब्लड इसके अंदर अकोमुलेट होता रहेगा तो क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड की स्टेसिस हो जाएगी, क्या होगा कि जो ब्लड होगा इसकी स्टेसिस हो जाएगी।
जब ब्लड की यहाँ पे स्टेसिस हो जाएगी तो ब्लड की स्टेसिस के बाद यहाँ पे क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जब ब्लड क्लॉट के बने चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि आपके लेफ्ट एट्री के अंदर क्लॉट बन जाएगा, तो यही क्लॉट कहाँ पे आ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद ये जो क्लॉट होता है ये आपके वहां से आपके ब्रेन के अंदर चला जाएगा, और ब्रेन के अंदर जब चला जाएगा तो वहां पे आपको स्ट्रोक करवा सकता है। क्या करवा सकता है, आपको एक स्ट्रोक करवा सकता है। तो आपके एग्जाम के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि वो कहते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, और एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद उस पेशेंट को क्या हुआ है, उस पेशेंट के अंदर जब वो क्लॉट बना है, और जो क्लॉट है वो उसके ब्रेन के अंदर चला गया है, और ब्रेन के अंदर जब चला गया है तो ब्रेन की वजह से उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। तो आप बताएं इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, यानी कि इस पेशेंट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, जिसके अंदर आपकी वेंट्रिकल, आपकी एक तरह से क्या था कि वेंट्रिकल फिब्रिलेशन थी, उसकी वजह से उसको क्लॉट बना है, क्लॉट ब्रेन के अंदर चला गया, और उसकी वजह से उसको वहां पे एक तरह से स्ट्रोक हो रहा है। तो इस पेशेंट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने कहना आईवी हेपरीन। हम इस पेशेंट को क्या देंगे, हम इस पेशेंट को आईवी हेपरीन देंगे, ताकि उसका जो क्लॉट है वो एक तरह से खत्म हो जाए। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने लाजमी नोट करना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका स्ट्रोक वगैरह हो जाता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या याद रखना है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने कहना है कि हम इस पेशेंट को क्या देंगे, हम उसको एंटी कोगुलेट, जो आपके ड्रग्स होती हैं, ऐसी ड्रग्स जो मतलब कि आपको जो क्लॉट वगैरह होते हैं उसको मतलब कि खत्म करती हैं, लाइक एस्प्रिन वगैरह, क्लोपिडोग्रिल वगैरह, जो सारी हमने पढ़ी हुई हैं आपकी हिमाटोलॉजी के अंदर। रेट एंड रिदम को कंट्रोल करेंगे, और कार्ड यानी कि जो हम आईसीडी है, कार्डियो आपका इंटरवेंशन कार्डियो डिफिब्रिलेटर, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे ताकि हम एट्रियल फिब्रिलेशन को ठीक कर सकेंगे। और जो डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है वो कैथेटर एब्लेशन होता है, कैथेटर एब्लेशन के साथ हम इन्हें इसको एक तरह से ट्रीट, आपके एक तरह से इसको पेशेंट को ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपने लाजमी याद रखना है कि आप जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या क्या चीजें, यानी कि जब भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए और वो पेशेंट मैन आपका जो एग्जामिनर होता है वो मेंशन करे कि आपकी जो ईसीजी होती है, ईसीजी के ऊपर कोई आपको जो पी वेव होती है वो पी वेव अब्सेंट है, ठीक है, यानी कि पी वेव जो अब्सेंट है, या आपकी कोई एक खास रिदम की या एक खास मॉर्फोलॉजी की जो पी वेव है वो हमें दिखाई नहीं देती, और जो उसका हार्ट बीट है वो इरेगुलर हार्ट बीट कर रहा है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बातें के, तो आपने कहना ये आपका एट्रियल फिब्रिलेशन का है। फिर वो कहेगा कि अगर इस पेशेंट के अंदर क्लॉट बन चुका है और क्लॉट के बाद उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो इसके अंदर मतलब कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने कहना आईवी हेपरिन। ठीक है, क्या है आपके कहने से आईवी हेपरिन। अगर आप इसकी ईसीजी के ऊपर गौर करो तो आपको कोई खास मॉर्फोलॉजी की जो ये आपकी पी वेव है वो आपको दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो ये आपने लाजमी नोट करना है। अब आते हैं एट्रियल फ्लटर, यानी कि जब आपको फिब्रिलेशन को ठीक नहीं करते तो आपका जो हार्ट होता है वो और तेजी के साथ एक तरह से बीट करता है, और तेजी के साथ डिसऑर्गेनाइज्ड वे से, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं एक तरह से एट्रियल फ्लटर हो चुका है। ठीक है, क्या होता है एट्रियल फ्लटरेशन होती है, एट्रियल फ्लटर होता है। क्या होता है कि आपका रैपिड सक्सेशन ऑफ आइडेंटिकल बैक टू बैक एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि बैक टू बैक, यानी कि एकदम से बहुत ही ज्यादा क्या होता है कि आपकी जो एट्रिया होती है उसको डीपोलराइजेशन होती है, यानी कि बैक टू बैक, यानी कि बहुत ही ज्यादा आपकी एट्रिया की जो है वो डीपोलराइजेशन होगी। जब बहुत ही ज्यादा आपकी एट्रिया की डीपोलराइजेशन होगी तो आपका जो एट्रिया होता है वो बहुत ही ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड वे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं एट्रियल फ्लटर होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई इसमें क्या होता है कि आपके आइडेंटिकल अपीयरेंस अकाउंट्स फॉर साथ टूथ अपीयरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि इस पेशेंट के अंदर क्या मिलती है हमें, साथ टूथ अपीयरेंस ऑफ द फ्लटर वेव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि जब भी आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आता है कि इस पेशेंट की जो ईसीजी होती है उसके अंदर हम एक तरह से साथ टूथ अपीयरेंस देखते हैं, तो आपने कहना ये एट्रियल फ्लटर का पेशेंट है। नो पी वेव, नो नो आइडेंटिफाइबल पी वेव या अब्सेंट पी वेव, और इरेगुलर हार्ट बीट, आपने कहना है एट्रियल फिब्रिलेशन। लेकिन अगर वो पेशेंट मेंशन करे कि इस पेशेंट की जो ईसीजी है उसके ऊपर हमें साथ अपीयरेंस मिली है, तो आपने कहना ये एट्रियल फ्लटर का पेशेंट है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, एक साथ, यानी कि जिस तरह एक साथ होता है, ठीक है, एक आरा होता है, उसकी जिस तरह अपीयरेंस होती है इस तरह आपको ईसीजी के ऊपर जो है वो अपीयरेंस मिलेगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, यही आपने एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह करना है। लाइक आपने उसको यहाँ पे क्लॉट वगैरह बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपने आईवी हेपरीन वगैरह का सोचना है, आपने एस्प्रिन वगैरह देनी है, और आपने जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो कैथेटर एब्लेशन करना है। और इसके अलावा ये सारी चीजें आपने इसके अंदर जो है वो याद रखनी है कि इसके अंदर आपने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो देखनी होती हैं। अब ये था आपका एक तरह से एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन। अब आते हैं, और हाँ यहाँ पे है आपका एक वॉल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। देखिए वॉल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या होता है कि नॉर्मली आपको पता है कि ये फॉर एग्जांपल आपका एक तरह से हार्ट है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका सिस्टेमिक डायग्राम ड्रा करते हैं और यहाँ पे एक तरह से आपका हार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस
फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या करता है, एक सिस्टेमिक हार्ट की डायग्राम ड्रा करते हैं, और इसमें आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल जी आपका क्या है, आपका एक तरह से जो है वो राइट एट्रिया होता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपका राइट एट्रियम होता है जी, आपका एक तरह से जो है वो राइट वेंट्रिकल होता है जी, आपके लेफ्ट एट्रिया होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका एक तरह से एसए नोड होता है, क्या होता है आपके एक तरह से एसए नोड होता है। अब एसए नोड क्या करता है, एसए नोड जनाब आपके जो है वो एक तरह से इम्पल्स को जनरेट करता है, फिर आपका इंटर नोडल जो होते हैं वो फाइबर्स होते हैं, यानी कि इंटर एट्रियल जो होते हैं वो 3 फाइबर्स मैंने आपको बताए थे, जो मतलब कि आपके जो एट्रिया होता है, एट्रिया के अंदर जो है वो एक तरह से पूरी जो ऐसे नोड से जितनी भी इम्पल्स निकलती है उसको दोनों एट्रिया के अंदर आपको स्प्रेड कर देते हैं और दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर फाइनली जो आपकी इम्पल्स होती है वो इंटर एट्रिया या इंटर नोडल जो एक तरह से फाइबर होते हैं उनके थ्रू आपके कहाँ जाती है, आपके एक तरह से एवी नोड के अंदर आ जाती है। फिर एवी नोड क्या करता है, एवी नोड के अंदर 0.1 सेकंड के लिए आपकी जो इम्पल्स होती है वो यहाँ पे स्टे करती है, ताकि आपके जो वेंट्रिकल होते हैं वो प्रॉपर जो है वो एक तरह से फिल हो जाएं, उनकी प्रॉपर से एक तरह से वो प्रॉपर फिल हो जाए आपके ब्लड से, फिर उनकी प्रॉपर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, ठीक है, यानी कि उनकी बाद में उनके अंदर डीपोलराइजेशन करवाएंगे। अब क्या होता है कि जो आपका वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी एक यहाँ पे जो इम्पल्स होती है वो बजाय आपकी एवी नोड के पास करने के, वो आपकी इस जो आपकी जो है वो एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम होता है, यानी कि इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम कहते हैं ना। तो इस एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम से पास करके आपके वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है। जब आपका इम्पल्स जो होती है वो यहाँ से आपके आपके एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम के थ्रू आपके पास करके आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर चली जाती है, तो अब क्या होता है कि आपके एवी नोड के अंदर आपकी इम्पल्स की स्टेसिस नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स की प्री एक्साइटेशन हो जाती है, यानी कि वो वक्त से पहले एक तरह से क्या हो जाते हैं, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वक्त से पहले उनकी डीपोलराइजेशन हो जाती है। अब ये जो आपके बंडल होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो आपके फाइबर्स होते हैं जो आपके ऐसे नोड से आपकी जो है वो आपके एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम से पास करके आपके डायरेक्टली आपके वेंट्रिकल्स को एक तरह से इम्पल्स जो है वो दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं बंडल ऑफ कैंट। क्या कहते हैं हम इनको, कहते हैं एक तरह से बंडल ऑफ कैंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप गौर करो तो यहाँ पे उसने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि क्या होता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल जहाँ से आपके इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, आपको 3 इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं जो आपकी ऐसे नोड से इम्पल्स को लेके कहाँ आते हैं, आपके एक से एवी नोड के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन इस पेशेंट के अंदर क्या होता है कि ये जो आपके एक बंडल ऑफ कैंट होता है, ठीक है, यानी कि एक बंडल ऑफ कैंट होता है, ये क्या करता है, ये इम्पल्स को डायरेक्टली आपके ऐसे नोड से लेता है और कहाँ चला जाता है, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स होती है इनकी प्री एक्साइटेशन हो जाती है, यानी कि इनके वक्त से पहले इनके अंदर एक्साइटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हम ईसीजी के ऊपर एक खास वेव देखते हैं, यानी कि जब भी आपके वेंट्रिकल की प्री एक्साइटेशन हो जाती है तो हम आपके ईसीजी के ऊपर एक खास वेव देखते हैं जिसको हम कहते हैं डेल्टा वेव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी आपके एग्जाम के अंदर मतलब कि क्वेश्चन आ जाए कि पेशेंट की जो ईसीजी होती है उसके अंदर हम डेल्टा वेव देख रहे हैं, यानी कि इस तरह की वेव देख रहे हैं, ये डेल्टा वेव है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस आपने कहना है ये वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या वो कह रहा है, वो कह रहा है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, यानी कि ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम होता है। एबनॉर्मल फास्ट असेसरी कंडक्शन पाथवे होता है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल, ये वाले जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है वो क्या है, एबनॉर्मल फास्ट असेसरी कंडक्शन पाथवे, ठीक है, यानी कि एक असेसरी यानी कि एक नॉर्मल से एक अलग जो है वो क्या बन जाएंगे, आपके जो वो पाथवे बन जाएगा, एक फाइबर्स बन जाएंगे जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ कैंट, जो क्या करेंगे, बाईपास कर देंगे रेट स्लोइंग एवी नोड। यानी कि अब बाईपास का क्या मतलब होता है, वो साइड से गुजर जाएंगे, बाईपास यानी कि वो साइड से गुजर जाएगा आपकी जो रेट स्लोइंग एवी नोड होता है, यानी कि एवी नोड क्या करता है, वो 0.1 सेकंड के लिए जो आपकी इंपल्स होती है उसको स्टे करवाता है, और यानी कि वो क्या करता है, आपकी जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको एक तरह से वक्त से पहले आपकी एक तरह से एक्साइटेशन नहीं होने देता, लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी जो असेसरी पाथवे बन जाते हैं और जिसकी वजह से आपकी जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी प्री एक्साइटेशन हो जाती है। फिर कहते हैं कि आपकी वेंट्रिकल्स बिगिन टू पार्शली डीपोलराइज अर्लियर, यानी कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो आपके वक्त से पहले डीपोलराइज होना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हम करेक्टरिस्टिक डेल्टा वेव देखेंगे, वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स एंड शॉर्ट पीआर इंटरवल ऑन द ईसीजी, ठीक है। ये अपनी लाजमी याद रखना है कि आपकी जो ईसीजी होती है इसके अंदर आप क्या देखेंगे, आपकी डेल्टा वेव, वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स और शॉर्टन आपकी शॉर्ट आपकी पीआर इंटरवल होता है, मे रिजल्ट इन द री एंट्री सर्किट, ठीक है, और सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, यानी कि वो क्या कह रहा है
कि अगर हम इसको ठीक नहीं करते, ठीक है, यानी कि हम इसको ठीक नहीं करते, तो हो सकता है कि जो आपका इम्पल्स है, जो आपका करंट है, वो इस बंडल ऑफ करंट के थ्रू वापस आपके कहाँ चला जाए, आपके एट्रिया के अंदर वापस चला जाए, जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि आपके एट्रिया जो होंगे, एट्रिया भी अब एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम कहते हैं आपका सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यानी कि आपके जो एट्रिया होते हैं इनकी अब क्या हो जाएगी, ये एबनॉर्मल बीट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा। यानी कि आपने वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम के अंदर क्या याद करना है, आपने कहना है कि जो वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो आपके ऐसे नोड होता है, वहां से आपके वेंट्रिकल्स के अंदर एक एबनॉर्मल असेसरी पाथवे बन जाता है, ठीक है, जिसको हम बंडल ऑफ कैंट कहते हैं, जो क्या करता है, आपके ऐसे नोड से इंपल्स को लेता है और डायरेक्ट वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है, वो आपके जो एवी नोड होता है उसको बाईपास करता है, यानी कि एवी नोड से साइड से गुजर जाता है, जिसकी वजह से एवी नोड के अंदर इंपल्स जो है वो स्टे नहीं करती, और आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके वक्त से पहले एक तरह से डीपोलराइजेशन हो जाती है, और हम इस वजह से क्या, अब वेंट्रिकल्स की वक्त से पहले डीपोलराइजेशन की वजह से हम ईसीजी के ऊपर जो है वो एक तरह से डेल्टा वेव देखेंगे, वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स देखेंगे और शॉर्ट पीआर इंटरवल देखेंगे। अगर हम इसको ठीक नहीं करते तो हो सकता है कि जो आपका करंट है, जो आपकी इंपल्स है, वो वापस आपके इस बंडल ऑफ कैंट के थ्रू आपके एट्रिया के अंदर जाना स्टार्ट कर दे, और आपकी जो एट्रिया होते हैं उनकी एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करवाना स्टार्ट कर दे, जिसको हम कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है कि इसके अंदर आपने जो कौन कौन सी चीजें देखनी होती हैं। अब हम आते हैं इस पेशेंट के अंदर कि हम इस पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आपने कहना है कि जो पेशेंट ये है, इसके आप जब भी अक्यूट आए, यानी कि जो पेशेंट है इसके आपने जो है वो अक्यूट थेरापी, ठीक है, एक होती है अक्यूट, यानी कि इस पेशेंट के अंदर अक्यूट थेरापी, यानी कि इस पेशेंट के अंदर कौन कौन सी ड्रग दोगे, ये आपने याद रखना है कि इस पेशेंट के अंदर आपने कहना है कि आप प्रोकैनामाइड, ठीक है, यानी कि कौन सी ड्रग, प्रोकैनामाइड, आपने प्रोकैनामाइड देनी है, ठीक है, इसके अंदर और आप जो एमियोड्रोन होता है, यानी कि एंटी अरिथमिक ड्रग जो आपने पढ़ी हुई है, जो एंटी अरिथमिक ड्रग है वो आपने देनी है, यानी कि प्रोकैनामाइड है, और जो आपकी तरफ से एमियोडेरोन है, ठीक है, ये आप जो है वो इस पेशेंट के अंदर दोगे, यानी कि प्रोकैनामाइड और एमियोड्रोन दोगे। और इसके अलावा जो है अगर वो पेशेंट है उसके अंदर जो है अब जो है वो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया डेवलप हो चुका है, ठीक है, जिस तरह ये मैंने मतलब कि अभी बताया है कि अगर इस पेशेंट के अंदर अब सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया डेवलप हो चुका है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है इस पेशेंट के अंदर जो है वो एक तरह से मतलब कि इसकी क्या करनी है, आपने कैथेटर एब्लेशन करनी है, ठीक है, यानी कि आपने इस पेशेंट के अंदर क्या करनी है, एक तरह से कैथेटर एब्लेशन करते हैं, यानी कि आपने कैथेटर डाल के आपने इस जो बंडल ऑफ कैंट है इसको खत्म करना है, ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने ये जो पेशेंट होते हैं इसके अंदर आपने कभी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, यानी कि इस पेशेंट के अंदर जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं और आपने जो डाइजॉक्सिन होती है, ये आपने कभी भी नहीं देनी, ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं और जो डाइजॉक्सिन होते हैं, ये आपने इसके अंदर कभी भी नहीं देनी, यानी कि ये आपकी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं और डाइजॉक्सिन होते हैं, ये आपकी एवी नोडल ब्लॉकिंग ड्रग होती हैं। ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि जो आपके वॉल पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम होते हैं, इनके अंदर हम जो है वो एवी नोडल ब्लॉकिंग जो ड्रग्स होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है, तो आपने जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं और डाइजॉक्सिन होते हैं, ये क्या करती हैं, ये जाती हैं और जो आपका एवी नोड होता है, यानी कि जो आपके तरह से एवी नोड होता है उसको ब्लॉक कर देंगे। जब आपका एवी नोड ब्लॉक हो जाएगा तो अब क्या होगा कि अब जो है वो एक ही, यानी कि इस बात को आपने लाजमी समझना है क्योंकि ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि हमने इस पेशेंट के अंदर प्रोकैनामाइड और एम्योड्रोन देना है, ठीक है, और फिर आपने कहना है कि हमने इसके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डाइजॉक्सिन, यानी कि ये ऐसी ड्रग हैं जो आपके एवी नोड को जाके ब्लॉक करती हैं, ये आपने कभी भी इस पेशेंट के अंदर नहीं देनी। क्यों नहीं देनी, क्योंकि अगर ये आपका एवी नोड ब्लॉक हो जाएगा, जब आपका एवी नोड ब्लॉक हो जाएगा तो अब आपकी इंपल्स को आपके वेंट्रिकल्स के अंदर जाने के लिए एक ही पाथवे बच जाएगा, यानी कि आप जो आपकी इंपल्स है उसको ट्रेवल करने के लिए एक ही जो है वो एक तरह से पाथवे जो है उसके पास चॉइस होगी, यानी कि आप आपके इंपल्स के पास एक ही चॉइस है कि वो आप बंडल ऑफ कैंट को यूज करे, बंडल ऑफ कैंट से ट्रेवल होगी आपके वेंट्रिकल्स के अंदर चली जाए, तो सारे का सारे जो इंपल्स होगी वो बंडल ऑफ कैंट के थ्रू आपकी कहाँ चली जाएगी, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से अब जो आपका वेंट्रिकल होगा वो और ज्यादा तेजी के साथ एबनॉर्मली बीट करेगा, यानी कि अब और ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, उसकी प्री एक्साइटेशन होगी, यानी कि वेंट्रिकल्स की अब और ज्यादा प्री एक्साइटेशन होगी, तो इसकी वजह से जो वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम होता है ये वर्स हो सकता है, यानी कि ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और ज्यादा जो है वो डेंजरस हो सकता है, और आपकी जो पेशेंट होती है इसकी डेथ हो सकती है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि हम आपने इसके अंदर डाइजॉक्सिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये नहीं यूज करनी, अगर आपने यूज किया तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये था आपके वॉल पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम।
अब और कौन सा रह गया आपका एक तरह से? अब मुझे और बताएं कौन सा इसके अंदर रह गया, और यहाँ तक मुझे बता दें आपको समझ आ रही है ना, मतलब कि बोर वगैरह तो नहीं हो रहे? हम्म। अच्छा, तो इसके अंदर और कौन सा टॉपिक रह गया जो करवाना है? हाँ, एक यहाँ पे रह गया था आपका, यहाँ पे आपका रह गया था एक टॉपिक, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटार। टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटार में क्या होता है कि आपने ये याद रखना है कि नॉर्मली आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये आपका लाइक सिस्टेमिक डायग्राम है आपके हार्ट की, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट एट्रिया होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका लेफ्ट एट्रिया होता है, ठीक है, यानी कि आपका क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट एट्रिया होता है, इस लेफ्ट एट्रिया के अंदर क्या आती है, आपकी पल्मोनरी वेन्स आती हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो आपके लंग्स के थ्रू कहाँ आती हैं, आपके एक तरह से लेफ्ट एट्रिया के अंदर आती हैं, यानी कि जो आपकी पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो लंग से आपका एक तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। लेकिन जो आपकी एक तरह से टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो बजाय इसके कि लेफ्ट एट्रिया के अंदर ओपन हो, वो अब आपके आपके राइट एट्रिया के अंदर ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो बजाय इसके कि वो लेफ्ट एट्रिया के अंदर आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आए, वो आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर एक तरह से जो है वो ओपन हो, वो आपके राइट एट्रिया के अंदर जो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। पल्मोनरी वेन्स ड्रेन इनटू द राइट आपका हार्ट, यानी कि राइट एट्रिया सर्कुलेशन सुपीरियर वेना केवा के अंदर हो सकती है, वो आपकी क्रोनरी साइनस के अंदर हो सकती है, ठीक है, यानी कि हो सकता है वो सुपीरियर वेना केवा के अंदर ओपन हो जाए या क्रोनरी साइनस के अंदर ओपन हो जाए, एसोसिएटेड विद ये एएसडी के साथ सम टाइम पीडीए टू अलाउ फॉर राइट टू लेफ्ट शंटिंग टू मेंटेन कार्डिक आउटपुट, ठीक है, यानी कि यानी कि इसमें क्या होता है कि वो अब क्या करता है, वो कहता है कि सम टाइम पीडीए टू अलाउ फॉर राइट टू लेफ्ट शंटिंग टू मेंटेन कार्डिक आउटपुट, यानी कि वो कह रहा है कि यानी कि जो आपका ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो पेशेंट होता है उसके अंदर कार्डिक आउटपुट कम हो रही है, ठीक है, कार्डिक आउटपुट कम हो रही है। अब क्या होता है कि ये पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड होती है वो आपके इस राइट हार्ट के अंदर लेकर आती हैं, ताकि जो ब्लड होता है वो आपकी, क्योंकि पीडीए में क्या होता है, पीडीए में आपका जो होता है वो एक तरह से दोबारा से आइसन मेंजर सिंड्रोम होता है और दोबारा से जो ब्लड होता है वो आपका इधर चला जाता है, आपकी लेफ्ट टू यानी कि राइट टू लेफ्ट चला जाता है, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका जो ब्लड होता है वो आपके इस लेफ्ट हार्ट के अंदर आ जाए और आपका कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो। सिंपली आपने इसके अंदर याद रखना है कि जब आपकी जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो आपके बजाय इसके कि लेफ्ट एट्री के अंदर वो आपके राइट हार्ट के अंदर ओपन हो, इसको हम कहते हैं टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। और इसके अलावा आपने शौक का कहा है, शौक, शौक अभी करवा दूं सारे या कल करने हैं? शौक का, अच्छा, हाँ शौक अभी करवा दूं सारे।